हेलो फ्रेंड्स। हमारी जो यूपीएलटी की तैयारी है उसमें पोएट्री सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं और वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उसमें एलटी पोएट्री के नाम से पड़ा हुआ है, जिसको भी मैंने कल शेयर भी किया था कम्युनिटी में, और इसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर अबाउट 62 वीडियोस वहां पर पड़ी हुई है। देखा मैंने, कंप्लीट पोएट्री सेक्शन है। प्रोज सेक्शन में भी कुछ काम हमने किया है, जैसे ए जी गार्डिनर साहब का ऐसे है या बेकन साहब का है, जो भी सिलेबस का था वो हम कर चुके हैं। इसके बाद चार्ल्स लैम भी वहां सिलेबस में है, चार्ल्स लैम का ड्रीम चिल्ड्रन। तो उसको आज हम समझते हैं, देखते हैं चार्ल्स लैम साहब की बायोग्राफी और ऐसे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो आपको ऑथर की बायोग्राफी पढ़नी है, बहुत डिटेल में उसको नहीं जाना है, लेकिन एक आउटलाइन उसको आपको लेके चलनी है। चार्ल्स लैम, born 1775 at Crown Office Row, Inner Temple, लंदन। फादर थे जॉन लैम, एक क्लर्क। लैम बिलोंग टू द 19th सेंचुरी। रोमांटिक पोएट है 19th सेंचुरी के, उनमें चार्ल्स का नाम भी लिया जाता है जब आप शैली, जॉन कीट्स या विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं। लैम वॉज द यंगेस्ट ऑफ 7 चिल्ड्रन ऑफ हिज पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के जो यंगेस्ट थे, 7 चिल्ड्रन में यंगेस्ट जो बच्चे थे वो कौन थे? लैम थे। मदर का नाम है एलिजाबेथ फील्ड। एजुकेटेड एट क्राइस्ट हॉस्पिटल, इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल है एक, क्राइस्ट हॉस्पिटल में इनकी एजुकेशन हुई। और खास बात यह है कि एसटी कॉलरिज जो थे वो उनके क्लास फेलो थे वहां पर। ही वॉज अ रोमांटिक एसेइस्ट एंड पोएट। रोमांटिक एसेइस्ट और पोएट इनको कहा जाता है। और प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे भी इनको कहा जाता है। In 1792, he joined as a clerk for the British East India Company. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने 1792 में एज ए क्लर्क ज्वाइन किया। लैम फेल इन लव विद एन सिमोन्स। एन सिमोन्स से इनका अफेयर रहा। चार्ल्स लैम स्पेंट 6 वीक इन ए मेंटल फैसिलिटी इन 1795। मेंटल फिट इनको होते थे और मेंटल फिट होने के कारण, दौरे होने के कारण, एक एजाइलम में ये 6 वीक जो है वहां रहे। भाई था चार्ल्स, सिस्टर थी मैरी, सफर्ड ए पीरियड ऑफ मेंटल इलनेस। इनको भी मेंटल इलनेस होती थी। और इवन उनकी जो सिस्टर थी मैरी, उसने अपनी माँ को उस मेंटल फिट में, मेंटल इलनेस में अपनी माँ को मार दिया था। क्लियर? समझ आ रहा होगा डिटेल बायोग्राफी, हालांकि आपने अगर पीजीटी की तैयारी की है वहां पर पढ़ी होगी इनकी। Lem adopted the pseudonym Elia, taken from the surname of a fellow Italian. एक क्लर्क था इनकी कंपनी में, इनके ऑफिस में इटालियन क्लर्क था, उसका नाम एलिया था, तो वहां से इन्होंने अपना जो सुडोनिम है, पेन नेम है, वो एलिया लिया। क्लर्क इन द साउथ सी हाउस वेयर ही जॉइंड इन 1791। क्लियर? इसी की लाइन है। He began his career as a poet in college poem on various subjects published in 1796 by writing a sonnet. अक्सर पूछ लिया जाता है किसी भी ऑथर को कि उन्होंने अपना जो करियर है वो कैसे शुरू किया। तो इन्होंने अपना जो करियर है वो एज ए पोएट शुरू किया था। कॉलेज की पोएम्स थी, पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, जो पब्लिश हुई थी 1796 में, उसमें एक सोनेट इनकी पब्लिश हुई। Lamb also contributed to Coleridge's second edition of the poems on various subject. क्लियर है? इसका जो सेकंड एडिशन आया इस पोएटिक वॉल्यूम का, उसमें भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। चार्ल्स मोस्ट फेमस पोएम वाज रिटन एट दिस टाइम, द ओल्ड फैमिलियर फेसेस। क्लियर? एक बड़ी फेमस पोएम थी चार्ल्स की जिसका नाम था ओल्ड फैमिलियर फेसेस। His first independent book, A Tale of Rosamund Grey, published in 1798, it was a novella, it was not a success. Clear? पहली जो इंडिपेंडेंट बुक थी जो इनकी पब्लिश हुई, टाइटल था उसका अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे।
एक नोवेला थी। नोवेला क्या होता है? नोवेल की शॉर्ट फॉर्म, यानी नोवेल, एक शॉर्ट नोवेल को नोवेला कहा जाता है। क्लियर? ये हालांकि सक्सेस नहीं रहा। 1798 में ब्लैंक वर्स पोएम एंड अ टेल ऑफ रोजमंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्केट ये पब्लिश हुए। जॉन वुडविल एक वर्स ड्रामा था, ट्रेस्ड इन 5 acts इन ब्लैंक वर्स, 1802 में आया। जॉन वुडविल क्या वर्स प्ले। Mr. H, the only play to reach stage, a farce in 2 acts in prose। एक दूसरा वर्क था इनका जिसका टाइटल था मिस्टर एच, और क्या था? अकेला प्ले था जिसको स्टेज किया गया। और एक बड़ा फेमस सा वर्क रहा 1807 में आया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। क्लियर? अ बुक विद हिज सिस्टर मैरी लैम। मैरी लैम के कंट्रीब्यूशन में इन्होंने एक जॉइंट वेंचर निकाला था, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। और लैम वर्कड ऑन 6 ट्रेजेडीज वाइल मैरी ऑन 14 कॉमेडीज, जिसमें शेक्सपियर के 20 प्लेज हैं, उनको टेल्स के रूप में, उनको कहानियों के रूप में इन्होंने दिया है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में। मैरी ने 14 कॉमेडीज पे काम किया, इन्होंने 6 जो ट्रेजेडीज हैं उनको इन्होंने लिखा था। क्लियर? उन टेल्स को लिखा था। एडवेंचर ऑफ यूलिसिस आया, एक चिल्ड्रन बुक, बच्चों की एक बुक। स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स 1808 में आया, हु लिव्ड अबाउट द टाइम्स ऑफ शेक्सपियर, जो शेक्सपियर के समय में रहते थे। ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर 1811 में आया, ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। Witches and Other Night Fears 1821, The Pawnbroker Daughters 1825, Alina 1867, और एक बड़ा फेमस सा कलेक्शन एसेज ऑफ एलिया 1823 में। क्लियर? फर्स्ट एडिशन। एंड 1828 द वाइफ्स ट्रायल, अ प्ले इन ब्लैंक वर्स। लास्ट एसेज ऑफ एलिया ये आए आफ्टर 10 years 1823 और 1833 में। एसेज ऑफ एलिया एंड द लास्ट एसेज ऑफ एलिया। 1834 चार्ल्स लैम डाइड एट एडमॉन्टन, लंदन। डेथ कब हुई? 1834 में। और 1847 में एक सिस्टर थी इनकी मैरी, जो उनके साथ रहती थी, who dies and is buried at her brother's grave। क्लियर? अपने भाई की ग्रेव में ही उसको बैरिड किया गया। इंपॉर्टेंट एसेज है जो एसेज ऑफ एलिया में पब्लिश हुए 1823 में। कौन कौन से हैं एक बार नजर डाल लीजिएगा। द साउथ सी हाउस, ऑक्सफोर्ड इन वेकेशन, क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years ago, The Two Races of Men, New Year's Eve, Mrs. Battle's Opinion on West, Chapter on Years, All Fool's Day, काफी कुछ पढ़े होंगे एमए में। A Quaker's Meeting, The Old and the New Schoolmaster, Valentine's Day, Imperfect Sympathies, Witches and Other Night Fears, My Relations। Clear? Mockery and in Hertfordshire, Modern Gallantry, The Old Benchers of the Inner Temple, Grace Before Meat, My First Play, Dream Children, जो सिलेबस में आपके है, डिस्कस करेंगे उसको भी। Distant Correspondence, The Praise of Chimney Sweepers, A Complaint of the Decay of Beggars in the Metropolis, A Dissertation upon Roast Pig, A Bachelor's Complaint of the Behavior of Married People, on some of the old actors, on the artificial comedy of the last century, on the acting of mundane। लास्ट एसेज आए 1833 में, जिसमें था ब्लैक्स मूर इन एच शायर, पुअर रिलेशंस, detached thoughts of books and reading, stage illusion, on the shade of Alliston, Allistonia,
The old Margaret Who, The Convalescent, Sanity of True Genius, Captain Jackson, The Superannuated Man, The Genteel Style of Writing, Barbara S., The Tombs in the Abbey, Amicus Redivivus, Some Sonnets of Sir Philip Sidney, Newspapers 35 years ago. Clear? Barrenness of the imaginative faculty in the production of modern art, the wedding, rejoicing upon the new year's coming of age, old China, angel a dream, confession of a drunkard, popular fallacies. एंड ये थे क्या, एसेज ऑफ इलिया 1833 के एडिसन में जो एसेज थे. लैम इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, और किसने कहा, कॉल्ड बाय हगवाकर. ये इंपॉर्टेंट यहाँ जो टॉपिक्स हैं वो आपको समझाए. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑथर की बायोग्राफी से और उसके बाद से देख लेते हैं जरा ड्रीम चिल्ड्रन को. अरवरी, दिस एसे प्रेजेंट्स द फैक्ट्स अबाउट हिज ओन लाइफ. अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं. अबाउट ग्रैंडमा ब्रदर जॉन लैम. ग्रैंडमा से मतलब यहाँ परनानी. क्लियर? परनानी को बताते हैं और साथ साथ भाई है उनका जिसका नाम है जॉन लैम. जॉन लैम को बताते हैं. हालांकि जो एसेज हैं एलिया के यानी चार्ल्स लैम के वो पर्सनल एसेज रहे हैं. बीइंग अ बैचलर लैम हैज नो चिल्ड्रन. लैम चूंकि बैचलर थे तो कोई बच्चा उनके नहीं था, लेकिन फिर भी वो इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना में है, और टाइटल है ड्रीम चिल्ड्रन. क्लियर? ब्रावरी. He reveals that his grandmother Field was the best dancer in the area. बता रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंडमदर थी फील्ड वो एक बेस्ट डांसर थी. She was a housekeeper in Norfolk. नॉर्फोक में वो हाउसकीपर थी. This essay was written just after the death of his brother John Lamb. ये एसे जो लिखा गया था भाई की जॉन लैम की डेथ के बाद ये एसे लिखा गया. क्लियर? अब इसकी जरा समरी देख लेते हैं एसे की. चलिए, समरी से आपको सारा एसे यहां क्लियर हो जाएगा, उसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लियर? देखिए, समरी. वन इवनिंग. ऐसे से किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे इसको सम अप करते हैं. यहीं से आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं ऐसे से पूछे जाएंगे. क्लियर? वन इवनिंग एलिस एंड जॉन लैम्स ड्रीम चिल्ड्रन. इन रियलिटी लैम हैड नो चिल्ड्रन. वास्तव में लैम के कोई बच्चा नहीं था, लेकिन यह ड्रीम चिल्ड्रन की बात हो रही है, ऐसे बच्चों की बात हो रही है जो है ही नहीं, जो केवल सपने में है. क्लियर? तो नाम क्या है उन बच्चों का? एलिस एंड जॉन. एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है. केम टू हिम टू हियर फ्रॉम हिम एन अकाउंट ऑफ देयर एल्डर्स. वो दोनों बच्चे आते हैं उनके पास और वो जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं अपने बड़ों की कहानियां, अपने पूर्वजों की कहानियां, अपने पूर्वजों के बारे में. तो लैम टोल्ड देन अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंडमदर फील्ड. जो उनकी परनानी थी, ग्रेट ग्रैंडमदर परनानी थी फील्ड, उनके बारे में बताया. अंकल जॉन लैम, जॉन लैम अंकल थे, उनके बारे में बताया. और उनकी जो माँ थी, बच्चों की माँ, क्या नाम था उसका? एलिस विंटरटन. उसके बारे में उन्होंने बताया. यानी ऐसे पर्सनल है जो रिवील करता है उनकी अपनी फैमिली को, उनकी फैमिली के बारे में, और वो अपने बच्चों को बता रहे हैं. किसको? एलिस को और जॉन को, जो वास्तव में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो है ही नहीं. क्लियर हो गया? तो बच्चे आते हैं, लैम से कहते हैं कि फादर हमें बताओ हमारे पूर्वजों के बारे में.
तो बच्चे जानना चाहते हैं अपने पूर्वजों को। तो लैम टोल्ड द चिल्ड्रन दैट देयर ग्रेट ग्रैंडमदर लिव्ड इन अ बिग हाउस इन नॉर्फोक। लैम ने बताया अपने बच्चों को कि उनकी जो परनानी है वो एक बड़े घर में नॉर्फोक में रहती थी। She lived in such a way that she always seemed to be the owner of the great house, while she was only its keeper. ऐसा लगता था कि मानो वो उस बड़े घर की मालकिन हो, जबकि वो वास्तव में थी नहीं। वो क्या थी? उस बड़े घर की एक कीपर थी। बट शी मेंटेन्ड द डिग्निटी ऑफ द हाउस, लेकिन उन्होंने उस घर की मर्यादा को बनाए रखा। इट वॉज एन ओल्ड हाउस विद ए वुडन चिमनी। एक बड़ा सा घर था जिसमें एक वुडन चिमनी थी। सॉरी, पुराना घर था विद ए वुडन चिमनी। On the chimney was carved the full story of the ballad The Children in the Wood. और उसकी जो चिमनी थी, उस वुडन चिमनी पे कार्व्ड थी, खोदी हुई थी क्या? एक बैलेड, एक गीत जिसका टाइटल था द चिल्ड्रन इन द वुड। बट ए फूलिश रिच मैन, लेकिन एक मूर्ख रिच मैन था, who purchased that house, जिसने इस घर को खरीद लिया, and replaced the wooden chimney with ballad by a marble one with no ballad on it. और उसने जहां वो चिमनी पे जो बैलड थी, उस चिमनी पे कार्व्ड थी, खुदी हुई थी वुड पे, उसको उसने रिप्लेस कर दिया, वहां पर मार्बल लगा दिया। Their great grandmother was a very religious and pious woman. आगे बताते हैं कि उनकी जो परनानी थी वो एक बड़ी पायस, बड़ी धार्मिक महिला थी। She knew all the psalms by heart. सारे जो गीत थे, क्लियर, धार्मिक गीत थे, धार्मिक भजन थे, वो उन्हें क्या थे? याद थे। She was a woman of so good nature and sweet temperament that she was loved and respected by all. इतनी अच्छी महिला थी, इतनी बढ़िया नेचर की थी कि सब उनको प्यार करते थे। When she died, जब वो मर गई, her funeral was attended by a concourse of all the poor and some of the gentry too. जब वो मर गई तो उनका जो फ्यूनरल है, उनका जो मरने के बाद उनका जो फ्यूनरल प्रोसेशन है, जब उनकी अंतिम यात्रा थी, तो उसमें हर अमीर गरीब ने, यानी बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। ऑफ द नेबरहुड फॉर मैनी माइल्स राउंड, और बहुत बहुत दूर से, पड़ोस से, कई कई मील से लोग आए टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर हर मेमोरी, उन अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए उनके प्रति। शी वॉज अ पेशेंट ऑफ कैंसर, वो कैंसर की पेशेंट थी। क्लियर, एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है। और कौन थी, किसकी बात हो रही है? उनकी परनानी की। हर डिजीज bore down her body but it could never bore down her spirit. कैंसर ने उनके शरीर को झुका दिया था, लेकिन उनकी आत्मा को वो कभी नहीं झुका पाया, उनकी हिम्मत को नहीं झुका पाया था। She was very courageous, बड़ी courageous थी, बड़ी हिम्मत वाली थी। Despite the fact that the house was haunted by the ghost of two children, और इस बात को जानते हुए भी कि वो जो घर था, उस घर में दो भूत रहते थे। क्लियर, दो बच्चों के भूत रहते थे। She would sleep all alone in the house with no fear. फिर भी वो निडर होकर उस घर में सोती थी। समझ आ रही होगी पूरी स्टोरी, पूरी समरी से पूरा एस्से आपको समझ आ रहा होगा। She loved all her grandchildren very much. वो अपने जितने भी उनके पड़पोते पोती थे, उनको वो बहुत प्यार करती थी। She would invite all of them to the great house to enjoy their holidays. वो उनको बुलाती थी, उन सब बच्चों को छुट्टियों में एंजॉय करने के लिए उस घर में। लैम द ऑथर यूज्ड टू पास हिज हॉलीडेज देयर, और लैम भी वहां अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जाते थे। He often wandered about the house for hours. और वो जब घर में जाते थे तो घंटों तक उस घर में वो घूमते थे अकेले।
he would gaze upon the statues of the Roman emperors there. और वहां पर जो रोमन जो राजा थे उनकी जो मूर्तियां बनी हुई थी उनको वो घूरते थे. He used to go on staring at them until they appeared to be living persons or he himself a marble statue. और वो उनको तब तक घूरते रहते थे जब तक कि वो जब तक कि वो उनको लिविंग बीइंग की तरह नहीं दिख जाती थी. यानी मूर्तियां हैं राजाओं की, वो उनको घूर रहे हैं और तब तक घूर रहे हैं जब तक उनको ऐसा ना लगे कि ये लिविंग बीइंग हो. He enjoyed wandering in the gardens too. और जो गार्डन थे, गार्डन में भी वो घूमना पसंद करते थे. Charles Lamb then told his children about their uncle John Lamb. ये तो उन्होंने बताया अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के बारे में, परनानी के बारे में. यहाँ पर वो बताते हैं बच्चों को अपने अंकल यानी बच्चों के अंकल जिसका नाम था जॉन लैम्ब के बारे में. John was so brave and handsome, kind and considerate that all loved him very much. कि जो बच्चों के अंकल थे वो बहादुर थे, हैंडसम थे, काइंड थे, जेंटल थे, कि सभी उनको प्रेम करते थे. कंसिडरेट थे, दयालु थे. Great grandmother Field, who though had equal love for all the children, had special affection for him. कह रहे हैं कि जो उनकी परनानी थी फील्ड, who though had, उसका इक्वल लव था फॉर ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चों के प्रति वो सभी बच्चों को वो बराबर प्यार करती थी. लेकिन हैड स्पेशल अफेक्शन फॉर हिम, उनके लिए उनके मन में एक विशेष प्यार था. हालांकि सबको बराबर प्यार करती थी लेकिन फिर भी एक स्पेशल एक विशेष लगाव जो नानी दादी को हो जाता है वो उनको था. He was a good horse rider, वो बड़े एक हॉर्स राइडर थे. चार्ल्स लैम्ब रिमेंबर्स, चार्ल्स लैम्ब याद करते हैं कि हाउ व्हेन वंस ही वाज अ लेम फूटेड बॉय, कि एक बार जब वो लंगड़े हो गए थे, काइंड एंड कंसिडरेट जॉन वाज and how he carried him on his back for miles. क्या कि चार्ल्स लैम्ब याद कर रहे हैं जब एक बार लंगड़े हो गए थे तो किस तरह से जो उनका भाई था जॉन, वो कितना दयालु उनके प्रति हो गया था और मीलों तक उनको अपनी पीठ पर लाद कर वो ले जाता था. चार्ल्स रिमेंबर्स, चार्ल्स ये भी याद करते हैं विद रिग्रेट के साथ दैट क्वाइट to the contrary कि इसके opposite when John himself was lame footed, कि जब जॉन खुद लेम फूटेड हो गया तो he could do nothing for him, वो उसके लिए कुछ नहीं कर सके. क्लियर कि जॉन तो बड़ा दयालु था, उनको ले गया चार्ल्स को पीठ पे लाद के, लेकिन वो इसको नहीं ले जा सके. बड़े रिग्रेट के साथ, पछतावे के साथ वो इस बात को कह रहे हैं. आगे कहते हैं कि आफ्टर हिज प्री मैच्योर डेथ चार्ल्स ऑफन मिस्ड हिज काइंडनेस, कि जो डेथ थी उनके भाई की वो प्री मैच्योर हो गई थी और उसके कारण वो उसको उसकी काइंडनेस को मिस करते हैं. एंड क्रॉसनेस एंड ऑलवेज विश्ड हिम टू बी अलाइव अगेन, और वो ये चाहते हैं, उनकी ये इच्छा है कि काश मेरा भाई जो चला गया है, ये जिसको अभी नहीं जाना चाहिए था, काश वो दोबारा से जिंदा हो जाए, वो फिर से जिंदा हो जाए. Hearing the sad tale of John's life, the dream children became so sad about, जो sad tale सुना रहे हैं चार्ल्स लैम्ब अपने बच्चों को, अपने ड्रीम चिल्ड्रन को. क्लियर? तो वो बच्चे उस स्टोरी को सुन के कह रहे हैं कि they requested their father Charles Lamb, then dream father, not to go any further about their uncle. उन्होंने कहा उस जो सैड स्टोरी को सुन के बच्चों ने कि पापा बस अब रहने दीजिए, अब अंकल के बारे में हमें और मत बताइए. क्लियर? They requested him to tell them something about their patty dead mother. बच्चों ने कहा कि अब हमें हमारी जो माँ है, जो प्रेटी डेड मदर है, सुंदर हमारी माँ है, उसके बारे में हमें बताओ.
देन ही टोल्ड देम, फिर चार्ल्स लैम्ब बताते हैं अपने बच्चों को, बच्चों की माँ के बारे में, कि how for 7 years long years in how sometimes in despair yet persisting ever he courted the fair Alice W. कह रहे हैं कि 7 साल, कभी खुशी कभी गम, क्लियर, कभी निराशा में कभी खुशी में उन्होंने 7 साल बिताए, किसके साथ? एलिस डब्ल्यू एन के साथ। एलिस डब्ल्यू एन कौन है? बच्चों की मदर। एलिस हिज डॉटर रिजेंबल्ड हर मदर वेरी मच, और बता रहे हैं कि अपनी बेटी को कि मेरी बेटी तुम जो हो वो अपनी माँ से मिलती हो, बहुत अधिक मिलती हो। As Lamb started her face, stared her face, the children gradually grew fainter to his view. और जब लैम ने stared at her face, उसके चेहरे को घूरा, उसके चेहरे को देखा, तो जो बच्चे थे वो धीरे धीरे उसके व्यू से गायब हो गए, धूमिल होने शुरू हो गए। They spoke nothing, उन्होंने कुछ नहीं कहा, but seemed to be saying that they were not his children, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वो बच्चे कह रहे हो कि हम आपके बच्चे नहीं हैं। क्लियर? They were nothing, less than nothing, वे कुछ भी नहीं थे, वो कुछ भी नहीं थे, but they were dreams, क्या थे? वो केवल ड्रीम्स थे। This reality shattered the dream of the author, और इस रियलिटी ने, इस वास्तविकता ने जो एक ड्रीम था ऑथर का, उसको तोड़ दिया था। क्लियर? एंड ब्रॉट हिम बैक इनटू हिज बैचलर्स आर्मचेयर, और फिर से वो अपनी जो बैचलर आर्मचेयर है उसमें वो लौट आए थे। देखिए आर्मचेयर कैसी है? बैचलर है। फिगर स्पीच बता दीजिएगा कमेंट करके इसमें, क्लियर, कौन सी है बैचलर आर्मचेयर में। तो लौट आए थे वो अपनी बैचलर आर्म चेयर में, क्योंकि उस ड्रीम को देखते देखते वो जो अपने बच्चों का ड्रीम देख रहे थे, बच्चों को जो स्टोरी सुना रहे थे अपने एंसेस्टर्स की, अपनी फैमिली की, उससे वो बाहर निकल आए थे। वो समझ गए थे, उनको आभास हो गया था कि इट वॉज अ ड्रीम। जिसको वो बच्चे समझ रहे थे वो वास्तव में बच्चे थे ही नहीं। तो लौट आए थे वो अपनी बैचलर आर्म चेयर में, और उनकी जो सिस्टर थी ब्रिगेट वॉज सिटिंग बाय हिज साइड, और उनकी जो बहन थी वो उनके बराबर में बैठी हुई थी। क्लियर? तो समरी हमने की, ऑथर की बायोग्राफी की, इतना कुछ ही आपको तैयार करके चलना है अपने जो एलटी है, एलटी के पर्पस से। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रोज में किसी और ऐसे को, स्टोरी को सिंप्लीफाई करते हुए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि ये वीडियो है, एक जो फ्रीक्वेंसी थी, लगातार वीडियोस आते थे चैनल पे, वो थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी यहाँ डाउन हुई है, बिजी होने के कारण थोड़ा सा शेड्यूल भी डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन कोशिश करूँगा कि फ्रिक्वेंटली आपको वीडियोस मिलते रहें। और जो पोएट्री सेक्शन है, फिर से बता रहा हूँ, वो कंप्लीट पोएट्री सेक्शन आपको चैनल पे करा दिया गया है, 2-3 साल पहले ही वो कंप्लीट करा दिया गया है। उसमें आप वहाँ जाके सारे वीडियोस उनको देख लीजिएगा, क्योंकि डिटेल से वहाँ सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। चलिए, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।